हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का जीव विज्ञान के इस अमेजिंग सेशन में जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं। हाँ, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी बातें हैं, थोड़ी सी बातें हैं, वो भी कंप्लीट करूंगा। बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूँ। सो वेलकम ऑल। मोहनलाल जी जुड़ चुके हैं हमसे, अनुष्का जी है ना, रंगोली जी, रक्षिता जी, रोहित कुमार जी, अंजलि जी, खुशबू जी, है ना, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। सो वेलकम ऑल। ध्यान रखना है आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग, जो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, जो मानव कार्यकी है, इसकी काफ़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए हमेशा, काफ़ी कुछ बातें, क्या मैक्सिमम चीज़ें कहूँ तो हमेशा काम आने वाली हैं आपके लिए। इसकी छोटी छोटी बातें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बात याद रखें, पूरे मनोयोग के साथ में क्लास अटेंड करें। पूरा जो है चैप्टर जो होता है, जिसमें जहां तक पढ़ाता हूं वो पूरा आपको 100% रिवाइज होगा। एनसीईआरटी की सारी बातें उससे कवर होंगी। ध्यान रखना। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पढ़ना पूरे मनोयोग से है, बातें फालतू में नहीं करनी है। अगर कोई बात कर रहा है तो उसे अवॉइड करें, अवॉइड करेंगे तो अपने आप ही भैया शांत हो जाएंगे। ठीक है, ओके। वेलकम ऑल, बिल्कुल स्वागत है। शिव प्रसाद गिरी जी भी प्रसाद पधार चुके हैं। जोर नरेश जी भी आ चुके हैं। अजय कुमार जी, ब्लैश मी सर, बिल्कुल ओके। करिश्मा जी, पूनम जी, नरेश जी, अभिषेक गुप्ता जी, पायल वर्मा जी, नरेश कुमार जी, वेरी गुड। जय भोलेनाथ। मिस्टर सुरेंद्र टांक जी जुड़ चुके हैं। चलो, जोरवाल सिस्टर्स एंड अटॉल सब जुड़ चुके हैं। तो हम लोग लास्ट चैप्टर जो पढ़ रहे थे, श्वासन और गैसों के विनिमय, उसके अंदर हम लोगों को गैसों का परिवहन, और गैसों का परिवहन हम लोग पढ़ रहे थे। और गैसों के परिवहन के अंदर किस प्रकार से गैसों का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन किस तरह से होता है ना। दूसरी बात ये, हाँ बिल्कुल, आज ही चैप्टर, मनीष पवार जी बेटा जी, आज ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा रह गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए बताना जरूरी है। वियोजन वक्र क्या है आप जानते हो, कितना इंपॉर्टेंट है भाई। वियोजन वक्र कितना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जानते हो, तो वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने देखा कि जो गैसों का विनिमय होता है ना, वो गैसों का विनिमय कहां पर हुआ था, आपने देखा था कूपिका स्तर पर हुआ था, आपने देखा था बिल्कुल रक्त के स्तर पर हुआ था। अब गैसों के परिवहन के बारे में बात करते हैं। मैं आपको गैसों के परिवहन के अंतर्गत दोनों बातें बता चुका था, याद होगा आपको। पहला पार्ट था ऑक्सीजन का परिवहन किस तरह से होता है, किस किस तरह से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस किस प्रकार से होता है। ओके, वेरी गुड अभिषेक गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, अभिषेक गुप्ता जी से बात की जाएगी। थैंक यू भाई अभिषेक जी फॉर योर ट्रस्ट ऑन उत्कर्ष। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से बात करते हैं, काफ़ी खुशी महसूस होती है। एंड आई होप सो 100% है अभिषेक जी। यू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th क्लास। 100% आप 12th क्लास में अच्छा अचीव करेंगे, है ना, और बहुत आगे तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ध्यान देना। चलो अभिषेक जी फोकस करें। अब बात करते हैं एक एक को, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इन ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है, ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता है कि ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है ना, जो परिवहन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन जो होता है वो आपको पता है दो प्रकार से होता है। कितनी तरह से होता है, दो प्रकार से। बताओ मुझे फटाफट से कौन कौन से प्रकार से होता है भाई। अभिषेक जी आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जोरवाल सिस्टर जी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश दिनेश जी 12th फिजिक्स की क्लास नहीं है। हाँ, आप अगर आपको नहीं, अगर उसका शेड्यूल नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। तो ध्यान देना, यहां पर ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर मैंने आपको दो तरीके बताए थे। कौन कौन से तरीके बताए थे, फटाफट से खत्म करने दो इस चैप्टर को भाई, थोड़ा ध्यान देना। आपको दोनों तरीके पते हैं सर। एक तरीका तो होता है कि ये आरबीसी के द्वारा, है ना, आरबीसी के द्वारा, आरबीसी के द्वारा परिवहन करती है। और आपको निश्चित रूप से पता होगा कि 97%, मतलब अधिकांश अधिकांश जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किस रूप में होता है, वो आरबीसी के द्वारा ही होता है, 97%। आपको यह भी पता है कि सर शेष बचा जो 3% होता है वो किसके माध्यम से होता है, सर रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से घुलित अवस्था में होता है। रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से किस अवस्था में होता है, घुलित अवस्था में होता है, डिजॉल्व स्टेट में होता है, डिजॉल्व घुलित अवस्था में होता है। बोलो भाई, क्लियर हुई बात ये दोनों। अच्छा, अब बात करते हैं 97 वाली बात, बिल्कुल प्लाज्मा एंड हीमोग्लोबिन। अजय सिंह, अजय चौधरी जी बहुत बढ़िया, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके।
चलो अब देखो यहां पर 97% के अंदर क्या कुछ होगा सर, ये 97% आरबीसी के द्वारा होता है, तो इसमें किस तरह से रोल रहेगा। तो बेटा जी आपको पता है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है सर, बहुत बढ़िया, हीमोग्लोबिन होता है। चलो अब एक बात बताओ बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि आरबीसी के साथ में इस ऑक्सीजन की मुलाकात कहां पर होती है, सबसे पहली मुलाकात कहां होती है। बिल्कुल रानी जी, राधे राधे जी, बिल्कुल आप फटाफट से जुड़ जाया कीजिए, ये ध्यान रखो, हमेशा आप एक साथ फटाफट से जुड़ जाते हो ना तो फिर हेलो हाय नमस्ते ये सब हो जाता है, ठीक है डियर, तो बस ध्यान देना यहां पर। तो मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में पहली मुलाकात किस जगह पर होती है, फटाफट से आंसर दीजिए आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए कि सबसे पहली मुलाकात कहां होती है। तो आप कहते हैं सर ये पहली मुलाकात हमेशा किस जगह पर होगी, तो आप कहेंगे सर ये मुलाकात होगी, बताओ मुझे फटाफट से, कहां होती है सर, ये कूपिका के स्तर पर होती है, कूपिका पर होती है, वायु कूपिका जो होती है ना, वायु कूपिका स्तर पर होती है। अरे वाह क्या बात है, वायु कूपिका स्तर पर होती है, ठीक है, ओके नाउ अब देखो ध्यान देना, सर ये क्लास ऐप में क्यों नहीं आती, आएगी डियर आएगी, जस्ट वेट यार। एक बात तो आपके मैं हर क्वेश्चन का जवाब ही देता रहूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा इधर, है ना, बार बार मुझे ब्रेक करना पड़ेगा टॉपिक से हटके फिर आपसे बात। तो मैं लास्ट में आपसे बात करूंगा, निश्चित रूप से आप मुझे आज 5 मिनट आपको दूंगा, 5 नहीं 5 मिनट दूंगा मैं आपको, 5 नहीं तो 3-4 मिनट तो दूंगा आपसे वार्तालाप के, आपसे जो है कम्युनिकेशन करूंगा मैं 100%, ठीक है, आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, कौन क्या आता है, कहां नहीं आता, क्यों आता है, कैसे आता है। दूसरी बात ये बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, कम से कम 10-15 एमसीक्यूज कराऊंगा, बट अगर शर्त एक ही है, शर्त यही है, पूरा फोकस यहां पर होना चाहिए। देखो कूपिका स्तर पर होती है, सर कूपिका स्तर पर क्या होगा, सर कूपिका स्तर पर जो ऑक्सीजन है वो आएगी किससे मिलेगी, हीमोग्लोबिन से मिलेगी, और हीमोग्लोबिन जो होता है ना आप जानते हो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, Fe2+, आयरन होता है भाई, आयरन होता है ना, और Fe2+ फॉर्म में होता है, ठीक है। अब एक और बात समझना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और ये क्या बना देंगे, HbO2 बना देंगे। सर इसका नाम क्या है, हम सब जानते हैं इसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या नाम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे वाह क्या बात है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। चलिए एक बात याद रखनी है, यहां पर एक नोट है आपके लिए कि एक हीमोग्लोबिन जो है ना, एक हीमोग्लोबिन कितने 4 ऑक्सीजन अणु का क्या करेगा, 4 ऑक्सीजन का वहन करेगा, है ना, अपने साथ में लेकर जाएगा, ठीक है। आप क्या देखते हैं, ये जो क्रिया होती है इसको ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं भाई, देखो ऑक्सीजनीकरण कहते हैं इसको, इसे ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। सर इसको ऑक्सीजन क्यों कहते हैं, ऑक्सीजनीकरण क्यों कहते हैं, ऑक्सीजनीकरण इसलिए कहते हैं, देखो भाई क्रिकेट किंग मिस्टर क्रिकेट वीडियो जी, क्लास 11th मैथ्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है, अगर क्लास शेड्यूल नहीं है तो नहीं हो रही है भाई, इंसान क्लास लेते हैं, कोई रोबोट तो क्लास लेते नहीं है माय डियर स्टूडेंट, बताइए आप मुझे, कोई रोबोट तो क्लास लेते नहीं है जो आके और उनको कोई काम नहीं होता, उनको कोई परेशानी नहीं होती, उनको कोई अर्जेंट वर्क नहीं होता, बहुत सारी जीवन है, जिंदगी है, हर पहलू अलग अलग रहता है, तो भैया कभी कभी काम हो जाता है, कभी परिस्थिति भी ऐसी बन जाती है जिस वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम लोगों को माफ कर दिया करो, है ना, यही कह सकता हूं मैं, और क्या कह सकता हूं भाई। सो डियर क्लास शेड्यूल नहीं है इसका मतलब क्लास नहीं है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मिस्टर क्रिकेट किंग जी, ठीक है। चलो अब फोकस कर लो इधर, बहुत बढ़िया, सुरेंद्र टाक जी ने कहा HbO2 बन गया, भाई इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजनीकरण कहेंगे। सर ऑक्सीजनीकरण, मैंने तो सर आज तक ऑक्सीकरण ही सुना था, अब ऑक्सीजनीकरण कहां से आ गया भाई, ये ऑक्सीजनीकरण इसलिए आ गया है क्योंकि याद रखना है यहां पर ऑक्सीजन जो यहां पर जो स्टेट ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है, याद रखना यहां पर आप देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। अब एक और बात आती है, सर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ये किन परिस्थितियों में बनता है, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है, तो इधर की तरफ आ जाओ, इधर की तरफ ध्यान दो, ये कब बनेगा, जब PO2 की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होगा, साथ ही साथ जो PCO2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर तापमान जो है वो तापमान भी क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, और जो H+ आयन की सांद्रता है, H+ सांद्रता जो है वो भी क्या होगी, कम होगी, तभी ऐसी स्थिति में ये काम होगा।
बोलो क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई क्रिकेट किंग जी को। चलिए ठीक है, ओके। अब देखो पूनम धौलपुर जी, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैंने लास्ट में बोला ना भाई, सब इंसान हो, एक बार में समझ में आ जाता है ना कि मैंने क्या बोला है, तो प्लीज यार समझ जाया करो ना, लास्ट में दूंगा ना टाइम। चलो, तो ये बात हो गई पहली चीज। सर ऑक्सीजन किस पर सवार हो चुकी है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर सवार हो चुकी है और चल दी है कहां पर? चल दी है कहां से? सबसे पहले कहां से चल दी है? सर वायु कूपिका से चल दी है। कहां की ओर? ऊतकों की ओर चल दी है। तो भाई ऊतकों पर पहुंच गई, कहां पर पहुंच गई? ऊतक स्तर पर पहुंच गई, ऊतक स्तर पर, ऊतक स्तर पर या ऊतकीय स्तर पर, है ना, टिश्यू लेवल जो होता है, ऊतकीय स्तर पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का क्या होता है? सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का क्या होता है? सर वियोजन होता है। अरे वाह, ये वियोजन भी होता है क्या? मतलब केवल मिलना मिलना साथ में नहीं होता, बिछुड़ना भी होता है, तो वियोजन भी होगा। जब वियोजन होगा तो क्या होगा भाई आगे? जब वियोजन होगा, सर किस स्थिति में वियोजन होता है? पहली बात तो वियोजन किस स्थिति में होता है, ये कब टूटता है? तो जानते हो आप, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, दो प्रकार की प्रक्रिया पढ़ी है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया और उत्क्रमणीय प्रक्रिया। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि जो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाता है, और इस ऑक्सीजन के अलग होने के लिए ये क्रिया कहां होती है? ऊतकीय स्तर पर होती है। सर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ऊतकीय स्तर पर आप देखोगे PCO2, देखो सबसे पहले PO2, क्या जो PO2 है उस PO2 का वैल्यू कम होता है और PCO2 की वैल्यू ज्यादा होती है। साथ ही साथ आप यहां पर देखते हैं कि H+ आयन की सांद्रता भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, और टेम्परेचर भी भाई हाई होता है, ताप भी ज्यादा होता है। तो तापमान के अधिक होने के कारण ऐसी स्थिति में ये वियोजन का कार्य यहां पर संपन्न करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? संपन्न करवाया जाता है। बोलो समझ में आया? ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात, समझ गए इस चीज को? तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। ओके, नाउ अब आगे की बात करते हैं। दोनों बात समझ में आ गई, जुड़ना बिछुड़ना दोनों क्लियर हो गई, कैसे परिवहन होता है। अब यहां पर एक बात आती है, ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में बेटा जी हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर आप ये क्या देख रहे हैं? सर हम यहां पर एक बहुत बड़ा सा चार्ट देख रहे हैं। अरे वाह, चार्ट नहीं ग्राफ कह सकता हूं। ये आप जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ऑक्सीजन वियोजन वक्र। क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन वियोजन वक्र, वियोजन वक्र देख रहे हैं, है ना। इट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये आपके सामने क्या दे रखा है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दे रखा है, पहली बात। अच्छा, यहां पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस किस के बीच में होता है? तो याद रखना, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की संतृप्तता का प्रतिशत, संतृप्तता का याद रखना है, ये संतृप्तता है, संतृप्तता का प्रतिशत, और इधर की तरफ आपको मिलेगा PO2। क्या मिलेगा? PO2। और PO2 क्या होता है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब। क्या होता है डियर? ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, बिल्कुल सही चीज है। अब यहां ऑक्सीजन का, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन वियोजन वक्र किसे कहते हैं? समझाइए। मैं दावे से कह रहा हूं, जिस बच्चे ने आज की इस क्लास को ढंग से देख लिया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा कि ऑक्सीजन वियोजन वक्र क्या होता है। इसको समझाना, 10 लोगों को समझाएगा और कि देख इसको, इससे भाग मत। ग्राफ देख के ये नहीं घबराना, नहीं ग्राफ देख के घबराना नहीं, अरे यार ये तो बायोलॉजी में ग्राफ आ गया, इसका मतलब मुझे तो ना कुछ समझना पड़ेगा। अरे समझना ही है, बायोलॉजी का मतलब ही समझना है। तो ये क्या कह रहा है? सबसे पहली चीज, वियोजन वक्र किस किस के बीच में होता है? सर आंशिक, जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है उसके, और ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो संतृप्तता का प्रतिशत है, उन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। निश्चित रूप से आप देख पा रहे हो सर, ये ग्राफ जो है एस आकार का, जो अंग्रेजी का एस अक्षर होता है उस एस आकार का आपको दिख रहा है। इसका मतलब आप कहेंगे सिग्मोइड ग्राफ होता है। क्या होता है? सिग्मोइड ग्राफ होता है। बहुत बढ़िया सर, ये नॉर्मल स्थिति है, ये सामान्य स्थिति को दर्शा रहा है। ये किस स्थिति को दर्शा रहा है? सर ये सामान्य स्थिति को यहां पर दर्शाया गया है कि सामान्य स्थिति के अंदर ऐसा होता है। ठीक है भाई, नॉर्मल ग्राफ जो है आप देख रहे हैं कि सामान्य स्थिति के अंदर सर ऐसा होता है। अब आगे की बात करते हैं। देखो सर, अब इस ग्राफ के अंदर, ग्राफ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि सर यहां पर दो चीजें दिखा रखी हैं। एक तो दो शब्द आते हैं, एक तो आता है लेफ्ट शिफ्ट और एक आता है राइट शिफ्ट। आपको ये तो पता चली गया,
आपको ये तो पता चली गया कि भाई कौन सी स्थिति जो होती है, आपको ये तो पता चली गया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कब ऑक्सीजन अलग होता है और कब जुड़ता है ना, ये तो बात आपको पता है। देखो याद रखना, इसमें दो स्थिति आती हैं, एक तो आता है लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी इधर की तरफ राइट शिफ्ट करते हैं, एक तो आता है राइट शिफ्ट है ना, और एक आता है लेफ्ट शिफ्ट, इधर की तरफ लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। दो शब्द आते हैं। अब मान लीजिए देखो, मैंने इसमें देखा ये ग्राफ जब राइट साइड में शिफ्ट करता है, इसका कब शिफ्ट करता है या राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो ये किसको दर्शा रहा है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है HbO2 से ऑक्सीजन के वियोजन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, वियोजन को दर्शाता है, जिसे राइट शिफ्ट कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखना। और राइट शिफ्ट के बाद में लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, ये इधर की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है, मतलब देखिए ग्राफ इधर की तरफ हो गया, एक तो ग्राफ इधर चला गया राइट की तरफ, एक चला गया लेफ्ट की तरफ। ये कब होता है, ये ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो बॉन्डिंग होती है, बंधन जब होता है, तब ऐसा होता है। आप जानते हो कि वियोजन कब होता है, वियोजन जब PO2 की वैल्यू कम और PCO2 और H+ आयन और टेम्परेचर, इन तीनों की वैल्यू जो है आप देखते हो ज्यादा होती है, तब वियोजन का कार्य होता है। जबकि आप इधर देखोगे, आप PO2 की वैल्यू ज्यादा, PCO2, H+ आयन और टेम्परेचर, इन तीनों की वैल्यू कम होती है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑक्सीजन का बंधन देखते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है भाई। ओके, क्लियर हुई बात या नहीं हुई ये बताओ। अरे समझ में आ गया आपके? यहां पर कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, हमें बता दीजिए। तो आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, वियोजन वक्र के अंदर यही दर्शा रखा है, ठीक है भाई, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की ओर। अब कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के अंदर आपको पता है सर, इस कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ना सर 3 तरीके से होता है। एक तो होता है सर किसके माध्यम से, हमने पढ़ा है सबसे पहले कार्बोमिनो, या यूं लिखूं RBC के माध्यम से, RBC द्वारा के अंदर क्या देखते हैं आप, ये बनाता है हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है ना। हीमोग्लोबिन की किससे क्रिया होती है, ऐसा लिखता हूं मैं, हीमोग्लोबिन के द्वारा या के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर यहां बनता है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। याद रखना, यह भी अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है। आप जानते हो कि लगभग 20 से 25% जो है परिवहन जो होता है इसी तरीके से होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, और प्रक्रिया कैसी है आप जानते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। वही तरीका होता है कि जब उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगी, बिल्कुल आप देख सकते हो किस जुड़ना और बिछुड़ने के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, आपने कहा घुलित अवस्था में। कैसी अवस्था में, आपने कहा घुलित अवस्था में। अच्छा, घुलित अवस्था के बारे में आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी घुलनशीलता ऑक्सीजन से 20 से 25% ज्यादा होती है, गुना ज्यादा होती है। याद रखना इस बात को कि घुलित अवस्था में जब हम बात करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना अधिक होती है। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल्दी परिवहन करती है, जल्दी घुलती है। आप देखते हैं लगभग 6 से 7% जो है, लगभग 6 से 7% घुलित अवस्था में ये रुधिर प्लाज्मा के द्वारा परिवहन करता है। और अंतिम जो आता है सबसे ज्यादा 70% जो है वो किस रूप में होता है, आप कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं, उस बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो है 70% क्या करता है, ये परिवहन करता है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, है ना, मन में जिज्ञासा होगी कि सर ये RBC वाला तो हम लोग देख चुके हैं, हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से
याद रखना कि सर किस प्रकार से ये बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा किस प्रकार से परिवहन करती है, तो चलो उसके बारे में भी बात करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहां पर बाइकार्बोनेट आयन वाली ही बात बता रहा हूं आपको, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में CO2 का परिवहन, CO2 का क्या परिवहन। आप CO2 का परिवहन देखते हैं बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। क्या होता क्या है कि आपके पास में जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के अंदर उपस्थित जल से क्रिया करती है, और जल से क्रिया करने के बाद यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बनाती है H2CO3 का निर्माण करती है। फिर ये H2CO3 जो है ये पुनः इसी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में HCO3 माइनस, है ना भाई, HCO3 एक हाइड्रोजन निकल गया और H प्लस के रूप में रिलीज हो जाता है, इसी को कहते हैं बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये बाइकार्बोनेट जो है ना HCO3 माइनस, हम देखते हैं ये बाइकार्बोनेट सोडियम आयन से क्रिया कर लेता है। किससे क्रिया कर लेता है? ये सोडियम आयन जो होते हैं उनसे क्रिया कर लेता है और NaHCO3 का निर्माण कर लेता है। और ये NaHCO3 जो है इसी को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है भाई क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? ये आयनिक संतुलन को बनाए रखता है, आयनिक संतुलन को बनाए रखता है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? आयनिक संतुलन को क्या रखता है? बनाए रखता है NaHCO3। वाओ अजय चौधरी जी, बहुत बढ़िया, क्लियर हुई बात? बोलो भाई, आ गई बात समझ में? चलो, तो क्लियर हुई बात, ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवहन होता है। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई डियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे नेक्स्ट आता है श्वसन का नियमन। तो बेटा लोग सबको याद होगा सर, श्वसन का नियमन जो होता है, याद रखना बहुत बढ़िया तरीके से। जो लोगों ने कम समझा ना, तो MCQ क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। कम समझा तो दिक्कत नहीं आएगी सर, ये तो बढ़िया है, फिर समझेंगे नहीं। अरे दिक्कत आएगी, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छे से समझना है। मिस रक्षिता जी ऐसे नहीं भैया, ये समझ के पहले तब आप हंसोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? गुड पायल जी। देखो अब श्वसन का नियमन जो होता है वो मस्तिष्क का, सर हमारा जो ब्रेन है ना, उस ब्रेन का एक भाग है जिसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। सर है तो पश्च, है ना, पश्च मतलब हिंड ब्रेन कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन कहते हैं। है तो पश्च, लेकिन सर रहता सबसे आगे है हर चीज में। कैसे? सर पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, नॉट ओनली वन पार्ट, सर दो भाग देखते हैं यहाँ पर। दो भाग जो है ना वो काम करते हैं इसको नियंत्रित करने का। एक भाग होता है जिसे कहते हैं मेड्यूला, है ना, एक होता है मेड्यूला, ठीक है, और दूसरा भाग होता है जिसे बोलते हैं पोन्स। अच्छा एक बात बता दो, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ये है आपसे, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के दो भाग मैंने बताए, तीसरा भाग आप बताइए फटाफट से, जल्दी से आपका आंसर चाहिए। तीसरा भाग कौन सा है फटाफट से बता दीजिए। कि तीसरा भाग, दो भाग मैंने बता दिए हैं पश्च मस्तिष्क के, है ना, पश्च मस्तिष्क के भाग मैंने दो बता दिए हैं, आपको बताना है तीसरा। जल्दी से बताइए तीसरा भाग कौन सा है, कौन सबसे पहले आंसर देगा? आई एम वेटिंग, ठीक है? पोन्स, हाँ भैया कोई बात नहीं हर्षवर्धन जी, ऐसे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वेरोलाई, ना ना ना, ऐसे दिमाग नहीं लगाना है। हर्षिता जी फटाफट से आंसर दीजिए आपके क्वेश्चन का। आप इतनी देर में सॉरी सर लिख के भेज रही हो, इतनी देर में तो आपको आंसर दे देना चाहिए था कि तीसरा भाग मस्तिष्क का कौन सा होता है? कौन से मस्तिष्क का? पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग। अब यहां पर इसके अंदर मेडुला के अंदर क्या होता है सर? इसमें श्वसन लय केंद्र होता है। बोलो होता है ना? होता, श्वसन लय केंद्र होता है ना। और इसी प्रकार से पोन्स के अंदर, वाह वेरी गुड भाई, सबसे पहले मनीष पवार ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे जो क्वेश्चन पूछा नहीं और आंसर तैयार है, ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल। और इधर
इधर की तरफ दूसरा भाग होता है, इसे बोलते हैं श्वास प्रभावी केंद्र, जिसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, केंद्र कहते हैं, केंद्र न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अनुमस्तिष्क, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अनुमस्तिष्क। अब इन दोनों के नाम पढ़ लो। मेडुला के अंदर होता है श्वसन लय केंद्र। ठीक है, आप कहोगे सर इसके पास में कीमोटॉक्सिक सेंटर भी होता है मेडुला के बाद, उसमें कोई दो राय नहीं है भाई, हम लोगों ने तो डिटेल में खूब अच्छे से तबीयत से पढ़ा है कि ये दोनों मेडुला के अंदर सेंटर होते हैं ना, यही दोनों क्या करते हैं, इस श्वसन के नियमन का कार्य करता है। और याद रखना, ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, इसकी क्या करता है, ये इसकी सहायता करने का कार्य करता है, ये इसकी सहायता करने का कार्य करता है। नो डाउट इसी भाग के अंदर आप एक रसो संवेदी केंद्र के बारे में भी चर्चा करते हैं, जो श्वसन के नियमन में भाग लेता है। चलो डियर, ये श्वसन के नियमन वाली बात हो गई। अब आपके सामने 4 रोग हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, श्वसन के विकारों के अंदर 4 रोग हम पढ़ते हैं अच्छे से। पहला रोग जो है वो है दमा या जिसको अस्थमा कहते हैं। देखो भाई, श्वसन संबंधी विकारों के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, सबसे पहली चीज, ये दमा और श्वसनी शोथ जो है, इन दोनों के अंदर बता दूं मैं आपको, इनके अंदर क्या होता है, जो श्वास नली वह जो श्वसनी है, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, श्वसनी है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, उन ब्रोंकाई में क्या हो जाता है सर, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, शोथ हो जाता है, इन्फ्लामेशन। आप निश्चित रूप से मुझसे पूछेंगे कि सर ये इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो भाई मैं कह दूंगा आपसे कि इसके अंदर क्या, सूजन है ना, सूजन जैसी स्थिति, मतलब इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, शोथ का मतलब सूजन जैसी स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, याद रखना है आपको। ये वात स्फीति या एम्फीसीमा जो है ना, ये रोग उन लोगों को दिक्कत करता है जो धूम्रपान करते हैं। क्या करते हैं भाई, जलपान करना चाहिए, है ना, रसपान करना चाहिए। धूम्रपान क्या है, तो धूम्रपान पता नहीं क्यों है, तो वही चीज है, धूम्रपान जो करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उन स्मोकिंग करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर जो भाई इतनी सॉफ्ट, सोचिए इतने गरम धुएं को आप लेके जाते हैं अंदर, तो ऐसी स्थिति में स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनकी एल्वियोलाई मतलब वायु कूपिकाएं जो होती हैं, उनके ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे श्वसन का सरफेस जो है वो क्या हो जाता है, मतलब गैसों के एक्सचेंज का सरफेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, याद रखना है। खुशी जी बिल्कुल आएगी, खुशी परिहार जी बिल्कुल आएगी, चिंता ना करें। इसके बाद में याद रखना, जब तो कहता हूं कि लाइव आके आप, जब तो मैं कहता हूं कि अभी तो आपको लाइव मेरे साथ जुड़ना होगा। अगर आप सोचते हैं मैं बाद में क्लास देख लूंगा, नहीं मेरे बच्चों, नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि लाइव क्लास में डटे रहना है। और डटे क्यों रहना है भाई, आपको पढ़ना है तो रहना ही पड़ेगा। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। चलो, अब व्यावसायिक श्वसन रोग के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर आप सबसे एक प्रचलित रोग पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं सिलिकोसिस। क्या कहते हैं, सिलिकोसिस कहते हैं। आपको याद होगा, जो खान के अंदर, खान होती है ना, पत्थर की खान के अंदर जो कार्य करते हैं, है ना, या जो पिसाई घिसाई, पत्थरों की घिसाई करते हैं या पिसाई करते हैं, ऐसे यहां पर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर आप देखते हैं कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके श्वसन तंत्र, चालन तंत्र के अंदर पहुंच जाते हैं, है ना, और चालन तंत्र में पहुंच के ये वही गैसों के विनिमय के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है क्या, सिलिकोसिस कहा जाता है, जो सिलिका से संबंधित है। सिलिकोसिस शब्द में किसका, पत्थर, सिलिका शब्द से लिया गया है। शोथ का मतलब, माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको, शोथ का मतलब क्या होता है, शोथ का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मीन्स जो अंगों में क्या होना, सूजन जलन, है ना, सूजन जलन होना, लाल हो जाना उस स्थान का, इस स्थिति को हम शोथ कहते हैं। जो कि आपने पढ़ा था, मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं, उनसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन के स्त्राव की वजह से ये शोथ संबंधी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज, चैप्टर का नाम क्या है, एकदम बढ़िया तरीके से सुन लीजिए, शरीर, द्रव्य और
परिसंचरण। और आई होप आपका जो है ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट चैप्टर भी होगा, क्योंकि यहां पर किसके बारे में पढ़ने वाले हो, ये वो बूंद है जो जीवन दायिनी है ना। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। श्वसन के बाद में आप बात करते हैं शरीर द्रव और परिसंचरण के बारे में। चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं परिसंचरण के अंदर। ये एक ब्यूटीफुल सा आप डायग्राम देख रहे हैं मेरे पीछे, जो रक्त में संगठित पदार्थों के बारे में दे रखा है। चलो इससे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगा आपके साथ में कि भाई देखो, ये जो परिसंचरण के अंदर आप दो नाम पढ़ते हैं सर, एक तो पढ़ते हैं आप रक्त, जिसको आप ब्लड के नाम से जानते हैं, रुधिर भी कह सकते हैं इसको, और एक शब्द यहां पर आप पढ़ते हैं लसिका। क्या शब्द पढ़ते हैं? लसिका, जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ। देखो भाई ध्यान देना, ये रक्त और लसिका दोनों ही क्या हैं? ये दोनों क्या कहलाते हैं सर? इन्हीं को हम शरीर द्रव्य कहते हैं। शरीर द्रव मीन्स इन्हीं को हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी फ्लूइड कहते हैं। आपको याद रखना है शरीर द्रव। अब इन शरीर द्रवों को क्या करवाना है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश प्रजापति जी, बहुत बढ़िया, आगे तक जाओगे आप, है ना। मैं भी आपसे मिलना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, वेरी गुड। तो दोनों जो हैं इनको क्या कहते हैं सर? रक्त और लसिका, इन दोनों को मिलाकर हम शरीर द्रव्य कहते हैं। तो चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है? शरीर द्रव और परिसंचरण। देखो बेटा जी, शरीर द्रव्य तो समझ में आ गया। अब आपके मन में आएगा कि सर जब आपने यह इतना बता दिया तो हमें इस परिसंचरण शब्द से भी इंट्रोड्यूस करा दीजिए। परिसंचरण, जिसको सर्क्यूलेशन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आपने कहा जिसे सर्क्यूलेशन कहते हैं। देखो भाई, इस परिसंचरण का मतलब होता है, क्या होता है भाई? परिसंचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मीन्स क्या? सर्क्यूलेशन मीन्स ट्रांसफर होना किसी चीज का, परिवहन करना। इसी के लिए हम और शब्द भी काम में ले सकते हैं, दैट इज, इसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। तो परिसंचरण का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, राइट डियर। और दूसरा शब्द क्या था? शरीर द्रव। तो आई होप दोनों चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी कि शरीर द्रव क्या होता है और दूसरा शब्द जो है परिसंचरण क्या होता है। बोलो, क्लियर हुई बात? आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर, सबसे पहले यहां पर किसके बारे में बात की जाती है सर? सबसे पहले ब्लड के बारे में बात की जाती है, मतलब यहां पर सबसे पहले रक्त के बारे में बात की जाती है। अरे सर रक्त क्या होता है? सबसे पहले मन में आपके सवाल आता है सर ब्लड क्या होता है, रक्त क्या होता है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि यह एक विशिष्ट आप क्या कहते हैं सर? एक विशिष्ट संयोजी ऊतक, एक विशिष्ट क्या होता है सर? संयोजी ऊतक होता है, एक विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक। यहां पर शब्द जोड़ देता हूं, विशिष्ट क्या? विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। ऐसे शब्द जानना क्यों जरूरी होता है? संयोजी ऊतक। आपके मन में आएगा सवाल कि सर इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, भाई संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। इसे तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? भाई संयोजी ऊतक का काम क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना। बिल्कुल राहुल गर्ग जी, रक्त का आदान प्रदान, आपने सही कहा, ठीक है। हाँ देखो बच्चा जी, एक बात बताओ मुझे, जैसे पूनम जी ने क्वेश्चन पूछा है जो कि धौलपुर राजस्थान से हैं, वो कह रही हैं कि सर जी ये बिलीरुबिन और बिलीविडिन क्या होता है ना। तो मुझे बात बताओ, क्या मैं इसका जवाब मैं दूं या आप जवाब देंगे? ये बताओ, क्योंकि आपने पढ़ लिया है बिलीरुबिन बिलीविडिन, और मैंने अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही, मतलब जस्ट इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 16, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन एंड
एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था, तो क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि जो बच्चे की जिज्ञासा है उसको शांत करना? और क्या मेरे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि ये बिलीरुबिन और बिलीविडिन क्या होते हैं? हिंट के तौर पर बता देता हूं आपको, इसके लिए यकृत कोशिका में जाना पड़ेगा, यकृत में जाना पड़ेगा। यकृत कोशिका कुछ ऐसा बनाएगी, है ना, जिसको हम बाइल या पित्त कहेंगे। अब तो बता दो ना फटाफट से। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। हर्षवर्धन ने कहा लीवर पिगमेंट, ना रे ना, बिल्कुल। उसके बाद में गीता ने सही आंसर दे दिया, इनको पित्त वर्णक बोलते हैं, पित्त पिगमेंट कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन थोड़ा सा स्लिप हो गए, लीवर पिगमेंट नहीं, इनको बाइल पिगमेंट कहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पीलिया रोग, हिमांशु जांगीर जी, क्या दिक्कत है पीलिया रोग में? क्या हुआ भैया? पीलिया रोग देखो, एनीमिया रोग के बारे में आपने पढ़ा था, जॉइंडिस के बारे में पढ़ा था ना, एनीमिया, पीलिया, जॉइंडिस, याद आ गया कुछ? बिल्कुल वही है ये, पित्त वर्णक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सबसे पहले क्या वर्ड आता है कि सर रक्त एक विशिष्ट संयोजी ऊतक होता है। आपके मन में सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों कहते हैं? चलिए अब ध्यान देना, संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं तरल रूप में होता है, और संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं शरीर के सभी अंगों को जोड़कर रखता है। यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, रक्त के अंदर याद रखना, रक्त के अंदर याद रखना विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक हो गया। उसके बाद में आपको याद रखना है भाई कि ये वास्तविक ऊतक नहीं होता है। याद रखना, कोई वास्तविक संयोजी ऊतक नहीं होता है। वास्तविक संयोजी ऊतक नहीं होता है, इसकी वजह क्या है कि पहली बात तो इसके अंदर जो है कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु जैसे इलास्टिन तंतु, कोलेजन तंतु नहीं पाए जाते हैं। ऐसा मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। इसकी पीएच भी आप जानते हैं, पीएच जो है 7.5 मतलब आंशिक क्षारीय होता है, ऐसा आपने पढ़ रखा है मुझसे। सही कहा मैंने? हाँ रविंद्र मेहरा जी, अगर ऐसी बात है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं रविंद्र मेहरा जी, अगर आपको लिखा है कि मंडे को जो है आपको, अगर उसका सबका नोटिफिकेशन मिलेगा, बिना नोटिफिकेशन के आप नहीं देखते हैं, ध्यान रखना। चलें आगे बात करें भाई। चलो, तो यहां पर सबसे पहली चीज आपने क्या देखा सर? अगर आपसे पूछा जाए ब्लड की पीएच, तो आप कहते हैं 7.4, मतलब ये आंशिक क्षारीय होता है। ठीक है, आंशिक क्षारीय, सही लिखा मैंने? आंशिक, कई बार ना आंशिक लिख जाता है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। आंशिक क्षारीय, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अच्छा, अब इसके बाद में रक्त निर्माण की क्रिया जो होती है, रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है भाई? रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? फटाफट से आंसर दो। रक्त निर्माण की क्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं, याद रखना। अच्छा, शरीर के वे अंग जिनमें रक्त का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण शरीर के जिन अंगों में होता है, रक्त का निर्माण रक्त का निर्माण करने वाले अंग जो होते हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। रक्त का निर्माण करने वाले अंगों को क्या कहते हैं? आप कहते हैं हीमोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं, हीमोपोइटिक अंग कहते हैं। चलिए, तो अब बता दो मुझे कि हीमोपोइटिक अंग कौन कौन से हैं? हीमोपोइटिक अंग कौन से हैं? तो आपने पढ़ा भी है कि सर जो रक्त भ्रूणीय अवस्था के अंदर, है ना भाई, भ्रूणीय अवस्था जो होती है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त कौन बनाता है? अवस्था में रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? आप कहते हैं यॉर्क शैक जो होता है ना, पीतक कोश जो होता है, यॉर्क शैक के द्वारा होता है। और बाद में आप देख भाई, समझ रहे हो चीज को? मैंने क्या पूछा आपसे? बिल्कुल पित्त वर्णक वाला आंसर तो पुराना हो गया भाई। आपसे पूछा भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण, भाई सबसे पहले कहां होगा? ओके ठीक है, यॉर्क सैक में याद रखना है, सबसे पहले यॉर्क सैक में। और फिर उसके बाद जो है आप कहां देखोगे इसको? लीवर में देखोगे। किसमें देखोगे? लीवर में, बिल्कुल यॉर्क सैक। बहुत बढ़िया अभिषेक गुप्ता जी, वाह। प्लीहा भी, प्लीगा नहीं भाई, ओम प्रकाश प्रजापति जी उसे क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं, याद रखना। स्प्लीन जिसको हम प्लीहा कहते हैं, लीवर एंड यकृत और प्लीहा में। और आप देखते हैं जन्म के बाद में कहां होता है? तो जन्म के बाद मुख्य रूप से कहां? अस्थि मज्जा में। कहां पर? अस्थि मज्जा। और इसी अस्थि मज्जा को किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे इसी को हम बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को बोन मैरो कहते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं।
ठीक है भाई, तो ये रक्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी, एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। एक्स्ट्रा जानकारी देने लायक टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया। चलो ठीक है भाई, बोन मैरो में क्लियर हुआ। तो जन्म के बाद वाली स्थिति भी आपके सामने यहां पर क्लियर हो जाती है। अब बढ़ते हैं रक्त में आगे। नाउ ब्लड के अंदर आप क्या देखते हैं सर, जो रक्त है उस रक्त के दो भाग होते हैं सर, रक्त को दो भाग, ब्लड के अंदर रक्त का संगठन देख रहे हैं हम। ब्लड के कंपोजिशन के अंदर दो चीज देखते हैं, एक तो होता है जिसे हम प्लाज्मा या प्लाज्मा कहते हैं, एक को तो हम क्या कहते हैं, रुधिर प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जो होता है वही रुधिर प्लाज्मा, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब संगठित, है ना, क्या कहते हैं, संगठित पदार्थ कहते हैं। संगठित पदार्थ मींस फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। क्या कहा, सही कहता हूं? बिल्कुल अभिषेक जी, डियर अभिषेक जी, गिव मी सम टाइम, आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट। हाँ बिल्कुल, आज की क्लास में भी मैं आपको एमसीक्यूज कराने वाला हूं, 16 चैप्टर से भी रिलेटेड, 17 एंड 18 चैप्टर से रिलेटेड जो कराऊंगा, एमसीक्यूज कराऊंगा बिल्कुल। लास्ट के 10 मिनट में आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, सोच रखा है बिल्कुल। और एमसीक्यू अपना जो है रिवीजन रखेंगे अपन, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपके लिए अच्छा होना चाहिए, आपके लिए बस ये एक चीज ध्यान रखो, अगर आप मुझे आंसर दे रहे हो, आप मेरे साथ कनेक्ट हो, जुड़े हुए हो, मुझे बहुत मजा आता है उसके अंदर, बहुत मजा आता है। जब बहुत मजा आएगा भाई, पढ़ाने में मुझे मजा आएगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, तो दोनों का कम्युनिकेशन, दोनों का जो साइकिल है, दोनों का बैलेंस है, होम्योस्टेसिस है, इक्विलिब्रियम है, ये बना रहेगा तो फायदा होगा नहीं होगा, बस वही बात है। बिल्कुल सही कहा आपने ओम प्रकाश प्रजापति जी, इनको ब्लड कार्पल्स कहते हैं। बिल्कुल, जो संगठित पदार्थ है उसके अंदर कौन आती हैं, ब्लड कार्पल्स आती हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं हम, इन्हीं ब्लड कार्पल्स को हम हिंदी में रुधिर कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें सर, इसके अंदर आती हैं रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं आती हैं जिन्हें हम ब्लड कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ब्लड कार्पल्स। अब बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर। सबसे पहले देखो, ये जो प्लाज्मा है, ये टोटल ब्लड जो होता है, पूरा रक्त जो है, उस रक्त का 55% भाग होता है। ये प्लाज्मा जो है ब्लड का, रुधिर प्लाज्मा जो होता है ब्लड का कितना भाग होता है, आप कहते हैं सर ये 55% पार्ट होता है। जबकि जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, वो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना भाग है, तो आप कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो केवल 45% पार्ट होता है, 45% भाग होता है। ये बात आपकी सही है बिना, ठीक है भाई। जोरवाल सिस्टर जी, आपने ये जो बात बोली है ना, ये बात मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सरासर गलत है। विदाउट कार्डियोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। ओह कार्डियोलॉजी नहीं, आपको स्पेशलिस्ट, देखो कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए मिस जोरवाल सिस्टर जी, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय विशेषज्ञ, और उसके लिए आपको पहले एमबीबीएस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन के अंदर कार्डियोलॉजी चूज करना पड़ेगा। और चूज भी नहीं, उसके अंदर अच्छी रैंकिंग में आओगे ना, तब सब्जेक्ट मिलते हैं, ये ध्यान रखना। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ओके, नाउ ध्यान दो, यहां पर प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में क्या होता है सर, इस प्लाज्मा को हम अगेन कितने भागों में बांट दूं, बताओ भाई। सर ज्यादा भागों में बांटिए। प्लाज्मा के अंदर देखना यहां पर क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज, ये यहां पर डिवाइड किया मैंने इसको। सबसे पहले इसके अंदर आता है जल, और जल जो होता है सबसे ज्यादा होता है 90 से 92%, 92% होता है, सबसे ज्यादा जल होता है। ओके, इसके अलावा और क्या होता है सर, इसमें होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई सर। आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि सर ये प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो भाई ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जिनमें पहला प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन। क्या है भाई, एल्बुमिन। सबसे पहला है एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन, पहला एल्बुमिन हो गया। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, आप कहेंगे ग्लोब्यूलिन, 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 ठीक है। और तीसरा जो है उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है फाइब्रिनोजन, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये तीनों क्या हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ आप जानते हो
कि इस प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर ये जो फाइब्रिनोजन जो होता है ये क्या काम करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाने से संबंधित है। इसका संबंध किससे है, रक्त थक्के से संबंधित है। ग्लोब्यूलिन जो होता है इसका संबंध जो है वो किससे है, प्रतिरक्षा से है, प्रतिरक्षा से है। जबकि आप देखोगे एल्बुमिन जो होता है उसका संबंध किससे होता है, आप कहते हैं ये परासरणी सांद्रता का संतुलन करता है। परासरणी सांद्रता का जो सांद्रता है उसके संतुलन का कार्य करता है। तो ये तीनों चीजें आपके सामने आ गई भाई। प्लाज्मा प्रोटीन इंपॉर्टेंट था जो क्लियर हुआ। बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर एक बात बताइए ये प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है, तो देख ले भैया लगभग ना 6 से 8% देख लेते हैं, 6 से 7% के आसपास देख लीजिए, है ना, 6% के आसपास देख लिया, 6 से 7% देख लिया ये। चलो बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़े। सर इसके अलावा और क्या आता है, और तो अन्य पदार्थ आते हैं। क्या आते हैं, अन्य पदार्थ। और इन अन्य पदार्थों में क्या क्या होता है भैया, एक लंबी लिस्ट हो जाती है। कौन कौन, लंबी लिस्ट में कौन कौन शामिल है, सबसे पहले आता है वैद्युत अपघट्य। क्या आते हैं, वैद्युत अपघट्य। अरे ये कौन होते हैं वैद्युत अपघट्य, तो हम जान सकते हैं इसके अंदर HCO3 माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, है ना, Na प्लस हो गया, ये सभी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ETC, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। आगे देखिए। अब नाउ इसके बाद में दूसरी चीज आप देखोगे इसके अंदर आपको गैसेस भी मिलेंगी, गैसें भी मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। आपको इसके अंदर और भी कई सारी चीजें मिलती हैं, पोषक भी मिलते हैं भाई। इसके अंदर आपको पोषक पदार्थ भी मिलते हैं। पोषक पदार्थ लाइक आपको ग्लूकोज मिलेगा एंड एमिनो एसिड्स मिलेंगे, आपको एमिनो एसिड्स, है ना, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप पोषक पदार्थों के अलावा इसमें और क्या देख सकते हैं, ओके चलो ठीक है। इसके अलावा हाँ बिल्कुल और भी लिख सकते हो बेटा जी, है ना, कुछ भी इसमें आप और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा आप क्या देखते हैं, पोषक पदार्थों के अलावा आप इसमें और कुछ अन्य पदार्थ भी देख सकते हैं, हार्मोन्स भी देख सकते हैं आप इसमें। आपने लिख दिया यहाँ पर सर मैं हार्मोन भी लिखना चाहता हूँ, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपके सामने क्लियर हो गई। और ये जो पार्ट होता है इसमें आप देखते हैं 1 से 2% जो है ये भाग होता है अन्य पदार्थ के अंदर। बोलो क्लियर है। हाँ बेटा पोषक पदार्थों में अमीनो एसिड बहुत है यार, लिख दिए मैंने, आपको पता है ना। चलो तो ये पूरा मैंने आपको प्लाज्मा को लेकर एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद में आता है संगठित पदार्थ। जो संगठित पदार्थ है, ये जो संगठित पदार्थ या जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, इस संगठित पदार्थ में क्या क्या चीज आती हैं तो उनको देखेंगे। अब यहां पर फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक आती है जिनको बोलते हैं आरबीसी, है ना। हिंदी में इन आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं भी कह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए ओके सर, ये हो गई इस तरह से पहली। दूसरी जो कणिकाएं होती हैं उन दूसरी कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, वी नो वेरी वेल, है ना, इनको WBC या इनको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं इन्हें कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो आती हैं उन्हें कह देते हैं भाई, तीसरा जो होता है उन्हें कहते हैं पट्टिकाणु। क्या कहते हैं उन्हें, पट्टिकाणु। और इन पट्टिकाणु को ही हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। सो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया पट्टिकाणु, दूसरा हो गया WBC। सब लोगों को पता है ये आरबीसी। अब मुझे फटाफट से बताओ इन आरबीसी को, WBC को और प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आपका आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर होना चाहिए। अभी तो 6:30 बजे भाई, 6:30 हुए हैं। सर जी माइंड को बुखार कैसे कर्द होता है, करद होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू। चले
चलें बात आगे समझ में। प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, राहुल गर्ग ने आंसर दिया ल्यूकोसाइट। बस नहीं, ल्यूकोसाइट से स्टार्ट नहीं करना है हमें, तो किससे शुरू करना है, इरिथ्रोसाइट से स्टार्ट करना है। इधर लिखा मैंने इरिथ्रोसाइट, क्या कहते हैं इनको, इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं डियर, एक ही बहुत है लैंग्वेज, तो इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, इधर इरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाल रंग की होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रीन, इरिथ्रीन का मतलब होता है यहाँ इरिथ्रीन, ये इरिथ्रीन वर्ड से आया है, इरिथ्रीन। ठीक है, इरिथ्रीन वर्ड से दिया गया है। इधर ल्यूकोसाइट के बाद में, सॉरी इसके बाद में क्या आता है, ल्यूकोसाइट आता है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, है ना, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अच्छा, ल्यूकोसाइट याद रखना, इनको हिंदी में कहते हैं श्वेताणु, हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेताणु, और इनको क्या बोलते हैं, रक्ताणु। भाई हिंदी में भी नाम दे रखा है रक्ताणु। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रंगहीन होती हैं। कैसी होती हैं, रंगहीन होती हैं। जबकि इन पट्टिकाणु को क्या कहते हैं, आपने कहा थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और इस थ्रोम्बोसाइट की वजह इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थ्रोम्बोसिस करता है, मतलब रुधिर का थक्का बनाता है, ये क्लॉटिंग करता है, रुधिर थक्का, ये रुधिर थक्का बनाते हैं, इसलिए इनको थ्रोम्बोसिस करने के कारण इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स इसको थ्रोम्बोसाइट को हिंदी में क्या कहा जाता है, आप कहेंगे इसको हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंबाणु, 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 बिंबाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो चारों संगठित पदार्थ के अंदर चारों कोशिकाओं के बारे में, चारों कणिकाओं के बारे में आपके दिमाग में आ गई होगी बात कि किस प्रकार से होती हैं। अब हमारे मन में एक सवाल हमेशा आता है कि सर, हमेशा आता है कि सर ये WBC जो होती है ना, इन WBC के अंदर कोई वर्गीकरण होता है क्या? मैं कहता हूं यस, निश्चित रूप से WBC दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं जिनको बोलते हैं कणिकाणु, एक को क्या कहते हैं, कणिकाणु। कणिकाणु मींस ग्रेन्युलोसाइट, इनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जो हमारे पास में अकणिकाणु होते हैं, दूसरे वाले कौन है, अकणिकाणु। और ये अकणिकाणु जो होते हैं इनको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, हिंदी में ही लिखूंगा ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब सर इनको ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट ये किस तरह से कहा गया है, किस आधार पर कहा गया है, तो आप जानते हैं इनके अंदर केंद्रक में, बिल्कुल आरबीसी के बारे में दशरथ जी बात करेंगे, अभी बात करने वाले हैं, बिल्कुल चिंता ना करें आप एकदम। हाँ बिल्कुल, इनको बिल्कुल गजराज जी ने सही कहा, गुर्जर जी, गणेश जी को देखा मैंने, तो मैंने देखा गणेश भगवान है, गजराज जी हो सकते हैं, तो बिल्कुल गुर्जर जी आपने सही कहा है, ये प्रोटेक्शन सेल होती हैं, ये सुरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलो अब ये कणिकाणु और अकणिकाणु जो होती हैं, ये इनको दो भागों में बांट सकते हैं हम। कितने भागों में? इनके अंदर आते हैं, इनकी टाइप्स देख सकते हैं आप। सबसे पहला याद रखना, ये जो कणिकाणु होते हैं, ये कणिकाणु कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी से बताओ फटाफट। अरे WBC संख्या, रुको, ठहर भैया ठहर, इतनी जल्दी जाके कहाँ जाओगे, है ना। तो बिल्कुल एक एक चीज पर चर्चा कर रहे हैं हम, बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं भाई, चर्चा में कोई कमी नहीं है। फिर आपको इतनी जल्दी क्यों, समझ नहीं आया कुछ हमें? तो देखो आप क्या देख पा रहे हैं यहां पर, चलो क्या सही कहा मैंने? बिल्कुल हाँ सही कहा मैंने। आपसे क्या कहा भाई, कणिकाणु कितने प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार के हैं? सर आपने एरो बना के हम लोगों को हिंट दे दिया ना, बिल्कुल लकी ने सही कहा। सर इसको बोलते हैं, पहला होता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं बेसोफिल। क्या कहते हैं? बेसोफिल कहते हैं। और तीसरे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं इयोसिनोफिल। क्या बोलते हैं? इयोसिनोफिल कहते हैं, इयोसिनोफिल कहते हैं। सर ये क्या राज है इनका?
चलो, इनके अंदर सबसे पहले याद रखना है, क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि ये सर्वाधिक संख्या में होती हैं, ये सबसे ज्यादा होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। कौन? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। कितनी होती हैं? 62। आप कहोगे सर सबसे ज्यादा होती हैं। चलो इनके परसेंटेज बाद में लिखेंगे, पहले इनके बारे में ही देख लो। दूसरा, बेसोफिल जो होती हैं ये क्या होती हैं? सबसे कम होती हैं। याद रखना, सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में बात करते हैं अकणिकाणु की। अकणिकाणु के बारे में जब आप विचार करेंगे तो आपके मन में एक ही बात आएगी कि अकणिकाणु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं उनको तो कहते हैं लसीकाणु। क्या कहते हैं? एक जो होते हैं उन्हें कहते हैं लसीकाणु या लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट कहते हैं। याद रखना, लिम्फोसाइट कहते हैं। जबकि दूसरे जो होते हैं उनको कहते हैं मोनोसाइट। क्या कहते हैं? मोनोसाइट। ओके, मोनोसाइट कहते हैं। चलो ठीक है, इओसिनोफिल, बिल्कुल इओसिनोफिल, तीनों हो गए। तो यहां पर याद रखना है सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कौन कम कौन है, ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है। यहां पर आपको अच्छे से लर्न भी होना चाहिए, आपके लिए जरूरी भी है। चलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। चलो, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बढ़िया है। चले आगे बढ़ें। अब सबसे पहले एक एक बात आती जाएगी, सबसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चिंता ना करें बिल्कुल आप। एक बात आपको यहां पर याद रखनी है, क्या याद रखनी है? कि ये जो दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें सर? एक तो मोनोसाइट, चलो एक मिनट रुक जाओ, बाद में देखेंगे, है ना। अब यहां पर दो तीन चीजें आती हैं कि सर ये एक शब्द आता है भक्षकाणु के बारे में, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। चलो अब मुझे ये बताओ, एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, जस्ट वेट। अब मुझे ये बताओ कि इनके अंदर से वे कौन सी कोशिकाएं हैं, वे कौन सी कणिकाएं हैं जिनका उपयोग, जो कि महाभक्षकाणु के रूप में, है ना। बताओ फटाफट से, महाभक्षकाणु के रूप में कौन सी भाग लेती हैं, कौन सी काम आती हैं, उनके बारे में बताओ कि महाभक्षकाणु के रूप में कौन काम करती हैं। भक्षकाणु भी कह सकते हो, मैक्रोफेज छोड़िए। भक्षकाणु किसे? भक्षण कोशिकाओं के रूप में, फेगोसाइट सेल्स के रूप में काम करती हैं। बताओ क्वेश्चन क्या है, देखो। भक्षकाणु, महा तो छोड़ो, भक्षकाणु या जिनको भक्षण कोशिका कहते हैं, भक्षकाणु जिनको हम क्या कहते हैं? भक्षण कोशिका या फेगोसाइट के रूप में कौन कार्य करती हैं? बताओ फटाफट से, आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, दो है भाई, एक नहीं, दो के नाम बताने हैं, दो के नाम बताने हैं। सर वो रेड कौन है? याद रखिएगा, ये सर एक तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, बिल्कुल याद रखना है। न्यूट्रोफिल, एक तो न्यूट्रोफिल और दूसरी कौन है? मोनोसाइट। ये दोनों साइट, मोनोसाइट, ये दोनों जो होती है ना, याद रखना इस चीज को कि दोनों किस रूप में कार्य करती हैं। आप कहेंगे ये, हाँ, भक्षकाणु प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती हैं, ये दोनों भक्षण का कार्य करती हैं, याद रखना है आपको। चलो अब इसके बाद में आप थोड़ा सा चलते हैं, किसके पास में एक शब्द आता है सर, हम लोगों को जानना है, सब लोग जानते हैं, आरबीसी के बारे में बात करते हैं। आरबीसी सर जिनको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर इनका क्या पढ़े भाई? सबसे पहले सर आकार से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, चलो आकार से स्टार्ट कर लो। कैसी होती हैं? आपने कहा उभय अवतलाकार, उभय अवतलाकार, ठीक है, उभय अवतलाकार होती हैं, मतलब बाइकॉनकेव होती हैं। क्या बोल सकते हैं? बाइकॉनकेव कह सकते हैं, ठीक है, बाइकॉनकेव। इसके बाद में सर इनकी संख्या के बारे में विचार करें तो संख्या क्या होती है? बताओ मुझे फटाफट से सर। 5 to 5.5 मिलियन, है ना, मतलब क्या हो गया? 50 से 55 लाख इनकी संख्या होती है। सर कहां पर होती है? प्रति mm पर mm क्यूब। भाई ब्लड के अंदर 1 घन मीटर के अंदर पर mm क्यूब, है ना, पर mm क्यूब इनकी संख्या इतनी होती है, याद रखना। ओके, नाउ इसके बाद में घन mm, याद रखना, घन mm बोलते हैं, मिलीमीटर। चलो अब इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि सर इनका जीवन काल क्या होता है? तो आप कहते हैं इनका जीवन काल 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। आपको ये भी पता है,
आरबीसी का। याद रखना इनके अंदर ये केंद्रक विहीन होती हैं। क्या होती हैं? ये केंद्रक विहीन होती हैं। इनका लाल रंग जो होता है वो लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है ना। याद रखना है आपको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको श्वसन वर्णक कहते हैं, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो है लाल रंग की वजह है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है जो Fe2+ के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो आपका मन कर रहा है, लो एमसीक्यूज क्वेश्चन ही आपके सामने प्रस्तुत किए कुछ इस प्रकार से। और एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यस, अरे जो कमिटमेंट किया है वो आपको पूरा जरूर होगा भाई। स्तनधारियों में श्वसन होता है। आपसे पूछा गया है कि स्तनधारी जो होते हैं जिन्हें हम मैमल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैमल्स। देखिए भाई, मैमल्स में स्तनधारियों में श्वसन के बारे में पूछ रहा है। श्वसन होता है, किस प्रकार से होता है? आप जानते हैं क्लोम के अंदर, क्लोम के द्वारा किसमें होता है? सबको पता है क्लोम के द्वारा किसमें होता है सर? जो जलीय कीट होते हैं, है ना सर, जलीय कीट, जो जलीय कीट होते हैं। इसके अलावा सर हम मॉलस्का देखते हैं, मॉलस्का देखते हो ना, मॉलस्का। अरे सही कहा क्या मैंने? अरे सही कहा क्या? ओह नहीं सर, आपने देखा था भाई, ध्यान रखना इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है सर। सबसे पहले जो क्लोम होते हैं, हम कशेरुकी की बात करते हैं। किसकी? कशेरुकी की बात करते हैं। कशेरुकियों के अंदर, वैसे वो भी सही था लेकिन कशेरुकियों के अंदर आप मछली के अंदर देखते हैं, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाओगे तो सही नहीं रहेगा। मछली के अंदर होता है। फिर उसके बाद श्वास नली, श्वसन नली, श्वास नली द्वारा भाई नलियां होती हैं, श्वसनीय नलियां किसमें पाया जाता है? आप कहते हैं सर कीटों के अंदर। किसके अंदर? कीट जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। आप वो जो मैंने लिखा था ना जलीय कीट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, जलीय कीट कह सकते हो, मॉलस्का के प्राणी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। वह मछली के अंदर इसके द्वारा होता है। सर त्वचा के द्वारा किसमें होता है? आप कहते हैं अकशेरुकी। अकशेरुकी जो होते हैं ना, अकशेरुकी जो है वो त्वचा के द्वारा करते हैं। आपने मेंढक के बारे में भी पढ़ा था। मेंढक भी क्या करता है? नम त्वचा से ही कभी कभी काम चला लेता है। और स्तनधारी जो होते हैं वो किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं। इन स्तनधारियों के अंदर आप कई सारे प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें आप एम्फीबिया भी पढ़ते हैं, एम्फीबिया पढ़ते हैं, आप सरीसृप पढ़ते हैं, सरीसृप, आप पक्षियों को पढ़ते हैं जिनको हम एवीज कहते हैं, और आप लास्ट में इस मैमल्स में ध्यान रखना है। मैमल्स के अलावा, हाँ हो गए भाई। और ये मैमल्स किस में आता है? मैमल्स किस में आता है? ये सभी किस में आते हैं? तो आप देखेंगे ये सब कशेरुकियों में आते हैं, कशेरुकी में आते हैं। तो मैमल्स के अलावा याद रखना है, मैमल्स के अलावा ये भी सारी चीजें हैं। मैमल्स तो है ही है, मैमल्स का मतलब स्तनधारी, स्तनधारी तो है ही है। स्तनधारियों के अलावा एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, इन सब के अंदर भी यही स्थिति पाई जाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन हो जाता है डी, ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको बताना है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताओ मुझे, श्वसन क्रिया में, क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तभी आंसर दे पाओगे। फटाफट से आंसर दीजिए, कौन से घटक में परिवर्तन नहीं होता है। राइट आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, बताओ फटाफट से क्या होता है भाई। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। सारा जानी जी, सीमा जी, सारा, राहुल ने सही आंसर। राहुल भाई, राहुल फंस गए। देखो भाई, आप जानते हो श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप जानते हो ये नाइट्रोजन जो है ना, इस नाइट्रोजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, नाइट्रोजन से लेना देना नहीं है। आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प, ये तीनों को आप देख सकते हैं। तो यहां पर हमारा नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, नाइट्रोजन के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना। चलो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मानव केंद्र जो श्वसन को नियंत्रित करने हेतु करते हैं, है ना, मानव केंद्र जो श्वसन को नियंत्रित करते हैं, स्थित होते हैं। अब मानव के अंदर वो कौन से केंद्र हैं, है ना, वो कौन से केंद्र हैं?
आपको पता है कि जो श्वसन की क्रिया को नियमित करते हैं, तो आपने पढ़ा भी है कि मानव के अंदर जो श्वसन केंद्र होते हैं भाई, आप जानते हैं श्वसन का जो नियमन होता है, श्वसन का नियमन जो होता है, फटाफट से आंसर दीजिए भाई। मस्तिष्क से शुरू किया था मैंने और मस्तिष्क से कहां पहुंचाया था आपको मैंने? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मस्तिष्क में कहां पहुंचाया था सर? आपको पश्च मस्तिष्क पहुंचाया था। पश्च मस्तिष्क के अंदर और कहां गए थे हम लोग? सर हम पहुंच गए थे मेडुला में। कहां पहुंच गए थे? मेडुला। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, बिल्कुल वही आपका सेंटर है जिसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? आप कहते हैं श्वसन लय केंद्र जो होते हैं वो स्थित होते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं उनको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो हमारा राइट आंसर जो हो गया, क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है कि सर मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फेफड़ों का आयतन व क्षमता, बिल्कुल वॉल्यूम और कैपेसिटी, वॉल्यूम और कैपेसिटी का मापन किस उपकरण से होता है? किस उपकरण से होता है? बताइए भाई, कौन सा उपकरण है जो फेफड़ों के आयतन और क्षमता का क्या करता है? मापन करता है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो देखिए आपके पास में स्टेथोस्कोप है। क्या है आपके पास में? स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्पायरोमीटर, और इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं, देखो ये जो ये स्टेथोस्कोप है, ये तो हृदय धड़कन, ये तो हृदय धड़कन को, है ना, हृदय धड़कन मींस जो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट के लिए होते हैं, है ना, का मेजरमेंट करता है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर का, रुधिर दाब का मापन करता है। और आप जानते हैं जो स्पायरोमीटर है, ये स्पायरोमीटर क्या करता है भाई? स्पायरोमीटर वायु के आयतन व क्षमता का मापन करता है ना, वायु के आयतन का मापन करता है, वायु के आयतन का मापन करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया भाई? हमारा राइट आंसर बंधुओं सी हो जाता है, स्पायरोमीटर। क्या हो जाता है? स्पायरोमीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं इसको, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसी के साथ में हम लोग विदाई लेंगे आज की क्लास से। लास्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको बताना है कि लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कार्पल्स, है ना, आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या होती है? निश्चित रूप से आपको पता है। क्या राइट आंसर हो गया? ऑप्शन सी। सर 120 दिन हम लोग तो बचपन से ही जानते हैं। ओके डियर, आई होप सो आपको इस क्लास के अंदर एंजॉय और आपने अच्छा फील किया होगा। नॉट ओनली एंजॉय, आपने बहुत कुछ सीखा है। तो निश्चित रूप से आपको क्लास के अंदर रोजाना नियमित तरीके से इसी तरह से बने रहना है। कल की क्लास में इस चैप्टर को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।